इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कि आप बैंक के पास 10 लाख रुपए का कर्ज लेने जाते हैं। तो बैंक आपके दो खाते बनाता है, एक क्रेडिट खाता और एक कर्ज खाता। बैंक के पास कोई पैसा न होते हुए भी यह आपके क्रेडिट खाते में 10 लाख रुपए और कर्ज खाते में ऋणात्मक 10 लाख रुपए लिख देता है, जिसका कुल योग 0 होता है। दूसरी तरफ बैंक अपना भी एक खाता बनाता है, जिसमें कर्ज लेते समय आपके पैसा वापस लौटाने के वचन को बैंक अपनी संपत्ति के रूप में लिखता है और जारी किए गए पैसे को अपनी जिम्मेदारी के रूप में लिखता है। एक तरह से वह आपके वचन को ही पैसे में बदलकर आपको कर्ज दे देता है। इस तरह कुल मिलाकर पैसे और कर्ज का योग 0 रहता है और इसी 0 से बैंक अनगिनत पैसे बना सकता है। उसको बस एक तरफ जमा लिखना है और दूसरी तरफ उतना ही घटा। क्या इस प्रक्रिया में कहीं भी बैंक ने किसी के जमा पैसे को या अपने पास रखे पैसे को आपको दिया? जवाब है नहीं। बैंक को तो बस बांटे गए कर्ज का एक हिस्सा ही केंद्रीय बैंक को जमा करना होता है, जिसे रिजर्व रेशो कहते हैं। इस उदाहरण में अगर कैश रिजर्व रेशो 10% है, तो यह समझिए कि बैंक को तो 10 लाख का 10% अर्थात 1 लाख रुपए का ही जुगाड़ करना होगा। यह 1 लाख रुपया या तो किसी के जमा पैसों में से ही हो जाता है या फिर कमी पड़ने पर केंद्रीय बैंक से ही बहुत सस्ते ब्याज पर उधार मिल जाता है। बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक से लिए जाने वाले इस कर्ज की ब्याज दर को बैंक रेट भी कहते हैं। यह अक्सर 5% के आसपास रहता है। बिल्कुल सरल शब्दों में कहा जाए तो बैंक के पास पैसे बनाने की शक्ति है। अधिकतर लोगों को यह भ्रम है कि देश के पैसे सरकार बनाती है, लेकिन सच यह है कि बैंक ही हवा में पैसे बनाकर देश की जनता और सरकार दोनों को ही कर्ज देता है। इस पैसे को मूल्य हम सबकी इस पैसे के प्रति मान्यता ही प्रदान करती है। मतलब यह कि बैंक हमारा पैसा हमें ही कर्ज के रूप में देकर हमसे ब्याज वसूलता है। इससे बड़ी धोखाधड़ी मानव इतिहास में कभी देखने को नहीं मिलती है। इसी बात को अमेरिका के वित्त सचिव रॉबर्ट बी एंडरसन ने बताया था कि जब एक बैंक कर्ज देता है तो यह केवल कर्ज की राशि बैंक अकाउंट में लिख देता है। यह पैसे बैंक किसी और के जमा किए गए पैसों से नहीं लेकर देता। यह पैसा उधार लेने वालों के लिए बैंकों ने बनाकर दिया होता है। आशा करता हूँ कि अब आपको समझ आ जाएगा कि अंश रिजर्व बैंकिंग कैसे काम करती है, जो कि अर्थशास्त्र की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। क्रेडिट कार्ड स्कीम। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी भी ठीक इसी प्रकार पर आधारित है। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर कार्ड स्वैप करने के बाद आप एक पर्ची पर अपने हस्ताक्षर करके दुकानदार को देते हैं, जिसे व्यापारी अपने मर्चेंट अकाउंट में जमा कर देता है। यह पर्ची क्रेडिट कार्ड कंपनी को भेज दी जाती है, जिसके बंडल बनाकर वह बैंकों को भेज देती है। बैंक आपके हस्ताक्षर किए हुए वचन को आप अपनी संपत्ति मानकर उतने ही पैसे आपकी तरफ से व्यापारी के खाते में भेज देता है। उसके बाद बैंक आपको एक स्टेटमेंट भेज देता है, जिसका ब्याज समेत आप भुगतान कर देते हैं। पूरी प्रक्रिया में कहीं भी बैंक ने आपको अपनी जेब से या अपने जमा खाते में से कोई पैसा दिया नहीं, बल्कि उसने आपकी चार्ज स्लिप पर किए वायदे को अपनी संपत्ति दिखाकर क्रेडिट में बदल दिया है। आपका वायदा ही पैसा है। अगर आप किसी को कोई पैसा उधार दे तो आपकी संपत्ति घट जाएगी, पर उधार देने पर बैंकों की संपत्ति बढ़ जाती है। आपका वायदा उनकी संपत्ति बन जाता है, जिसके बदले वे आपके खातों में उतने अंक
लिख देते हैं जिसे आप पैसा मानते हैं। बैंक और फाइनेंस कंपनी का अंतर। लोगों को लगता है कि बैंक तो फाइनेंस कंपनी की तरह लोगों का जमा किया गया पैसा आगे कर्ज पर दे देता है, परंतु ऐसा नहीं है। जब एक फाइनेंस कंपनी लोगों को कर्ज देती है तो वो किसी के जमा किए गए पैसे को ही आगे कर्ज पर देती है। पर फाइनेंस कंपनी की तरह बैंक कोई साधारण बिचौलिया नहीं है। फाइनेंस कंपनी की तरह वे किसी के जमा पैसे को कर्ज पर नहीं देते, बल्कि उधार मांगने वाले के खाते में एक संख्या लिख देते हैं। इस तरह से बाकी लोगों का खाता जो का त्यों रहता है, जिसमें से वे कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। अर्थात बैंक और फाइनेंस कंपनी बिल्कुल अलग प्रक्रिया पर काम करते हैं। फाइनेंस कंपनी को अगर 1,000 रुपया किसी को देना है तो पहले किसी को वो 1,000 रुपये जमा करना होगा, पर बैंक को किसी को उधार देना है तो उसके पहले उसके लिए चाहे उसके पास किसी का कोई भी पैसा जमा हो या न हो, वो करोड़ों रुपए बनाकर दे सकता है। इस तरह से फाइनेंस कंपनी के कर्ज बांटने से देश में पैसे का मात्रा नहीं बढ़ती, पर बैंक के कर्ज बांटने पर देश में पैसे की मात्रा बढ़ जाती है और किसी के द्वारा बैंक का कर्ज चुकाने पर देश में पैसे की मात्रा घट जाती है। रिजर्व बैंक के पास पैसा भी पैसा नहीं। अब तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि सुनार अर्थात मनी चेंजर्स भी इस अंश रिजर्व बैंकिंग प्रणाली को इस्तेमाल करके हवा में पैसे बनाते थे। और हमने जो प्रक्रिया पहले देखी जिसमें वह 10% रिजर्व रखकर बाकी का सोना चांदी कर्ज पर देता था, वह गलत है। असलियत में वह सारा का सारा सोना चांदी रिजर्व के रूप में रखता था और सिर्फ कागज की रसीद ही कर्ज के रूप में देता था। अलग अलग देशों में केंद्रीय बैंक बनने के बाद कागज के नोट जारी करने का काम तो केंद्रीय बैंकों के पास आ गया, परंतु खातों में पैसे बढ़ाने का अधिकार अब भी मनी चेंजर्स द्वारा स्थापित इन व्यावसायिक बैंकों के पास रहा। उनको पहले रिजर्व के रूप में रखने को सोना चांदी रखना होता था, पर दुनिया का लगभग सारा सोना चांदी जब इनका हो गया तो दुनिया को लूटने के लिए अब बिना सोना चांदी के आधार पर ऐसे ही पैसा बनाकर कर्ज पर दिया जाने लगा। 1930 के दशक में सभी देशों ने यह परंपरा भी खत्म कर दी थी, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे, जिसका अर्थ यह था कि रसीदों के बदले अब आपको बैंकों के पास जमा सोना चांदी नहीं मिलेगा। यह दुनिया की एक बहुत बड़ी कानूनी लूट थी। बहुत सारे लोगों को अभी भी भ्रम है कि कोई भी देश अपने पास रखे हुए सोना चांदी के आधार पर पैसा बना सकता है, पर ऐसा नहीं है। अब मनी चेंजर्स ने हर जगह अपने बैंक बना लिए हैं और आपके खाते में लिखकर हवा में पैसा बनाते हैं, जो सिर्फ बैंक खाते में ही लिखे रहते हैं, जो कि असलियत में बैंकों के पास होते ही नहीं है। जब तक रिजर्व के लिए सोना चांदी की आवश्यकता थी, तब तक ये लोग सीमित पैसा बना सकते थे, लेकिन अब ये लोग अनंत पैसा बना सकते हैं और इसे बनाकर स्टॉक मार्केट से लेकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां तक को चलाते हैं। अंश रिजर्व बैंकिंग की इस प्रक्रिया से दुनिया का 90 से 95% पैसा केंद्रीय बैंक नहीं बल्कि व्यावसायिक बैंक बनाते हैं। एक तरह से पैसे बनाने का असली अधिकार किसी केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार के पास न होकर किसी नुक्कड़ चौराहों पर स्थित व्यावसायिक बैंकों के पास है, जैसे एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, यस बैंक इत्यादि। 2016 में हुई नोटबंदी में यह आंकड़ा सामने आया कि रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई कागज की मुद्रा कुल 18 लाख करोड़ के बराबर थी, परंतु बैंकों में जमा कुल पैसा 103 लाख करोड़ था। तो सवाल यह उठता है कि बाकी का
बाकी 85 लाख करोड़ रुपया किसने बनाया? इस सवाल का उत्तर तो आप सब जान ही गए होंगे कि यह पैसा अंश रिजर्व बैंकिंग के माध्यम से बैंकों ने ही बनाया है। इस पूरी प्रक्रिया में पैसे की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो महंगाई का मुख्य कारण है। आगे पुस्तक में इसे विस्तार से बताया गया है।